चर्चा करते हैं। फर्स्ट लॉ में एक पार्ट है du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। और ये वैल्यू होता है n F/2R dt। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे पहले F की चर्चा करते हैं, जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, इन्हें समझने के लिए मैं बात करता हूं एक डब्बे में रखे गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में। यदि मॉलिक्यूल के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो तय है कि यहां जो वेलोसिटी होगा वो तो 3 डायमेंशनल वैल्यू की तरह हम उन्हें सोचें। हो सकता है जब इस डब्बे में गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है हम लिख सकते हैं Vx I कैप, Vy J कैप, Vz K कैप। ये वेलोसिटी हमें दिखने लगा एक मॉलिक्यूल का। तो उनके जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ mv² लिखेंगे। लेकिन v कहां से आएगा? तो हम जानते हैं कि v के बदले लिखा जा सकता है स्पीड, दैट इज vx² प्लस vy² प्लस vz² स्क्वायर रूट में हाफ m इंटू स्पीड स्क्वायर। स्क्वायर रूट गायब हो गया। अब जो डाटा हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए वो लिख सकते हैं हाफ m vx² प्लस हाफ m vy² प्लस हाफ m vz²। तो गैस के मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम 3 डायरेक्शन में जमा होते देख रहे हैं, 3 टुकड़ों में जमा होते देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस गैस के मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, क्योंकि ये 3 तरह से 3 डायरेक्शन के टुकड़ों में एनर्जी को जमा करके रख सकता है। तो हम यहां से ये कहते हैं, ऐसे इन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं, फॉर ऑल गैस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। सर आप मुझे क्या ऐसा बता सकते हो कोई इवेंट जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो? तो सोचो, एक छोटा सा पतला पाइप और उसमें छोटा सा एक चूहा को दौड़ते हुए देखो, तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी है उसको तो तुम कह सकते हो कि 1 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस के अलोंग या कोई एक ही एक्सिस। तो यदि किसी पाइप में एक छोटा सा चूहा को आप दौड़ते देख रहे हो तो उसके यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात करूं तो वो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी को पॉजेस करता दिखेगा। यदि किसी ग्राउंड फर्श पे किसी खरगोश को इधर उधर भाग दौड़ करते देखे तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, क्योंकि उसके वेलोसिटी के किसी भी मोमेंट पर 2 कंपोनेंट हमें दिख सकते हैं, एक्स एंड वाई एट मोस्ट। और यदि कमरे में किसी मक्खी को आप उड़ते देखो तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट बना सकते हो, एक्स वाई एंड जेड। तो तुम बताओ, अब यदि किसी कमरे में मोनो एटॉमिक गैस हो, हीलियम, तब भी उसके ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तो मक्खी की तरह उन्हें सोच सकते हो, 3 एक्स वाई जेड। और यदि डायएटॉमिक हुआ O2 तब भी, या ट्राइएटॉमिक हुआ CO2 तब भी। मॉलिक्यूल का वेलोसिटी तो कोई एक ही ना, एक मॉलिक्यूल, एक उस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट 3 डायमेंशनल होने पर। तो गैस कोई भी हो,
मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तरीके जिस तरह से, जितने तरह से एनर्जी को पॉजेस करता हमें दिखे एलिमेंट। तो यहां हमने हर एक गैस के लिए कहा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। इसी तरह मैं बात करता हूं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सोचने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, जैसे एक डब्बे में गैस है हीलियम, तो आप काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की तरह रोटेशनल भी लिखेंगे, हाफ आई एक्स एक्स डैश ओमेगा एक्स एक्स डैश स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई वाई डैश के अबाउट ओमेगा वाई वाई डैश के अबाउट जितना है स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड जेड डैश ओमेगा जेड जेड डैश का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यदि ये एक ही मॉलिक्यूल हो और ये पॉइंट मास की तरह देख रहे हो, तो इनका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशन चैप्टर में जाके लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई का डिफिनीशन है, देखिए रोटेशन में जब रोटेट करेंगे कोई ऑब्जेक्ट, तो वहां हाफ mv स्क्वायर के बदले हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे। ओमेगा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी और आई कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का वैल्यू होता है mr स्क्वायर, आर होता है एक्सिस से डिस्टेंस। तो पॉइंट मास के लिए सोचो एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो एक्स एक्सिस पे तो खुद बैठा हुआ ही 0। वाई एक्सिस के अबाउट बताओ तो वो भी 0, और जेड एक्सिस के अबाउट बताओ तो वो भी 0। तो आप ये भी देखेंगे 0, एक्स वाला भी, वाई वाला भी और जेड वाला भी। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिख रहा है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 0। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। यहां रोटेशनल एनर्जी हम लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है और वो खुद पॉइंट मास है, और उसको हम ओरिजिन पे देख रहे हैं, तो उसके एक्स वाई जेड कोई एक्सिस नहीं बचेगा, किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बचेगा। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही नहीं, तो हम उसके रोटेशनल एनर्जी को लिखेंगे कैसे? आप मोनोएटॉमिक गैस की बात करेंगे तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, 3 + 0 दैट इज 3। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 मोनोएटॉमिक गैस के लिए। पेज चेंज करूं मैं? अच्छा सोचें लक्षिता, यहां तक क्लियर है? माइसा, आप डायटॉमिक के लिए कुछ सोचो, डायटॉमिक के लिए कुछ सोचो कि यदि मैं यहीं पे बात करूं डायटॉमिक के लिए, फॉर डायटॉमिक गैस, तो डायटॉमिक गैस में ऑक्सीजन O2 यदि मेरे दिमाग में आता है तो ध्यान से देखना, O और वहां बॉन्ड बना होगा। जैसे O2 गैस की मैं बात कर रहा हूं, तो O2 गैस एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं, तो यहां आप एक्सिस देखिए, आपने एक ये माना x, ये माना y, ये माना z। तो आपने जिस एक्सिस पे बॉन्ड देखा उसके लिए तो 0 हो गया, लेकिन y के लिए 0 तो होगा नहीं, वाई वाई डैश 0 नहीं होगा और जेड जेड डैश भी 0 नहीं होगा।
आप यहां पर बड़े आराम से कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा फॉर डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस molecules, rotational degree of freedom is 2. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 2. ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये दो ऐसे हैं वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में क्या गड़बड़ हो गया, तो आप mr स्क्वायर कहते थे ना एक्स एक्सिस वाला, तो पहला पार्टिकल देखा आपने उसका r 0, दूसरा पार्टिकल देखा उसका r भी 0, तो ये क्या हो गया 0. सर ये O और 0 में तो अंतर ही नहीं कर पा रहा हूं. ऐसा यदि हो तो आप हाइड्रोजन गैस समझ लो, ये हाइड्रोजन ले लो, तब भी वही कहानी बनेगी H2 यदि है तो ये दो H के मॉलिक्यूल हैं, ये वो बाउंड है, बाउंड के अलोंग वाला जो एक्स एक्सिस है उस पे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से उस पार्टिकल का डिस्टेंस 0, वाई वाला नॉन जीरो, जेड वाला नॉन जीरो, तो हमें वो दो मिल जाएंगे. अच्छा, ये मैंने लगे हाथों ट्राई एटॉमिक लीनियर कैसे लिख दिया? क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल पता है जो लीनियर हो और ट्राई एटॉमिक हो? CO2 के बारे में क्या ख्याल है? अरे लीनियर होता है कि नहीं होता है? लीनियर होता है. तो लीनियर होता है तो इनकी भी कहानी क्या बन जाएगी? इनकी भी कहानी वैसा ही बन जाएगा. आप देख लो एक्स वाई जेड, एक्स के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0, वाई और जेड वाला नॉन जीरो, तो 2 हो जाएगा. ये नहीं कि 3 मॉलिक्यूल हो गए तो 3 कर दो. यहाँ पे ट्राइएटॉमिक लीनियर है CO. तो सर ये शेप कौन बताएगा? राहुल सर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा. आप लोग खुद सीखना केमिस्ट्री में कि शेप क्या रहता है. सर आपको नहीं आता? अरे यार सही में नहीं आता, मुझे भी राहुल सर से ही पूछना पड़ेगा. मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूं. जैसे CO2 में C में कोई भी स्पेयर अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, वैलेंस शेल में 4 थे, दोनों तरफ बाउंड बन गए, तो इनमें कोई डेविएशन नहीं होगा. जैसे लीनियर हो गए, जैसे H2O में बात करते हैं तो वो लीनियर नहीं V शेप का होता है, क्योंकि उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल वाला जो बचा रहता है उसके कारण रिपल्सन के कारण वो बाउंड थोड़ा नीचे आ जाते हैं. तो ये आइडिया डिटेल चूंकि केमिस्ट्री का पार्ट है तो आप वहां से बोरो कर लो. और यहां आपको क्या देखना है कि यदि लीनियर हो गया तो अब एक एक्सिस पे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं मिलना, तो हमारे पास 2 ही एक्सिस बचेंगे. कंसीडर करेंगे उनको जिनमें नॉन जीरो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2 ही हो जाएंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. आप अब सोच रहे होंगे कि नॉन लीनियर हुआ, ट्राइएटॉमिक हुआ, तो जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं. तो खुद ही बताओ, क्या यदि नॉन लीनियर होता तो क्या तीनों एक्सिस 0 होता, या कोई भी एक्सिस ऐसा होता जो 0 होता कंप्लीटली? तो नहीं. तो यहां से ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि तीसरे पार्ट में आप ये बात कर लें कि नॉन लीनियर ट्राई और पॉली एटॉमिक गैस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम is 3. क्यों? क्योंकि अब कोई भी आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस तीनों के अबाउट 0 नहीं देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 0 नहीं होगा तो मतलब एग्जिस्ट करेंगे तीनों टुकड़े. यहां आप अभी जिस लेवल तक आ गए, आपको ये एक टेबल बड़े समझ में आ जाएगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम.
एफ डैश, एफ डबल डैश और ये एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यदि मैं बात करता हूं मोनो, तो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 0, टोटल 3, डाई 3 2 5, ट्राई लीनियर और ट्राई लीनियर दोनों के लिए एक जैसा, और ट्राई और पॉली नॉन लीनियर 3 3 6, ये हो गए गैस। और यहां हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम। किस तरह के गैस है? तो मोनो के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। सर मुझे ट्रांसलेशनल वर्ड नहीं दिख रहा, एक काम करो लिख लो इस जगह, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसी तरह रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आपने कहा उसके लिए सिंबल एफ यूज करते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एफ 3 5 6। अब एक आइडिया मुझे दो, आप सोच के, एक डायटोमिक गैस है एक डब्बे में, सुनना सब कोई, सोचना और फिर जवाब देना। डायटोमिक गैस है एक डब्बे में और डब्बे को, गैस को खूब गर्म करते हैं। रिद्धिमा ये बताइए, यदि डायटोमिक गैस को बहुत गर्म करेंगे तो बॉन्ड टूट भी तो सकता है, तो डायटोमिक किस में बदल जाएगा? मोनोएटॉमिक में। तब उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने हो जाएंगे? परफेक्ट, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनिए, टूटने से पहले वाला सिचुएशन देखो, क्या अचानक टूट जाएगा या टूटने से पहले वाइब्रेट भी करेगा? तो जब उस तरह का सिचुएशन होगा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ एक्स्ट्रा फ्रीडम आ जाता है 2। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करते हैं तो वहां 2 तरह की एनर्जी एक नया दिखने लगता है ना, काइनेटिक पोटेंशियल, तो उनको हम कहते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ध्यान रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछे गए मेंस में कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कर दिया कि बाउंड टूट गया, तब बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भाई 5 से हो जाएंगे 3 डायटोमिक का, और यदि मोनोएटॉमिक है तो कितना भी गर्म कर लो, बाउंड है ही नहीं तो टूटेगा क्या, उसका 3 का 3 ही रहेगा। ट्राइएटॉमिक में थोड़ा ट्रिकी है तो वो नहीं पूछेगा। अब बचा कौन? डायटोमिक। तो डायटोमिक एक कंडीशन और होता है, टेम्परेचर वेरी वेरी हाई लेकिन बाउंड ब्रेक नहीं किया है। अब बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 7। क्यों? क्योंकि 5 तो ये हो गए, 3 और 2 ट्रांसलेशन, 3 और 3, 3 और 2 डायटोमिक की बात कर रहा हूं। टूटने से पहले वाला जो सिचुएशन होगा वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आते हैं एक साथ काइनेटिक पोटेंशियल करके, तो उनके नाम नहीं किए जाते, कहते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो वो सीधे सीधे 5 से क्या हो जाएगा फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम? 7। तो आप कह सकते हैं, स्टार मार्क दे के नीचे लिख दीजिएगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर at very high temperature due to presence of vibrational 2 degree of freedom
total F equals to 7 for diatomic gas. ये ध्यान रखिएगा. At very high temperature, due to presence of vibrational 2 degree of freedom, total F equals to 7 for diatomic gas. ट्राइएटॉमिक में ये एनालिसिस नहीं करते हम लोग, वो हमारे सिलेबस के स्कोप में इवन ये भी बाउंड्री पे है, इसलिए क्योंकि वो और अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना. तो जो टेबल बना है मोस्टली वही आता है, लेकिन ये स्टार मार्क वाला मेंस में आ चुका है. एक बार आ चुका तो दूसरी बार भी आ सकता है. और इसी में और वेरी 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 हाई टेम्परेचर और डिसोसिएशन वर्ड आ जाए, डायटोमिक यदि मोनोएटॉमिक में बदल जाएगा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3, 5 नहीं रह जाएगा. और 7 कब के लिए है? तब जब टूटा नहीं है बॉन्ड, डायटोमिक अभी भी डायटोमिक कह रहा हो, डिसोसिएट नहीं किया है, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर है, तो वहां प्रेजेंट है वाइब्रेशन. वाइब्रेशन के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी सोचते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बॉन्ड के अलोंग. अब यहां आता है एक टर्म, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. All ideal gas has same value of energy for each degree of freedom. All ideal gas has same value of energy for each degree of freedom. और आगे स्टार मार्क लिख दीजिए. फॉर 1 मोल, for 1 mole gas at temperature T, for 1 degree of freedom, energy equals to RT by 2. आपसे एक ये कह दिया गया, ये लॉ क्या कहता है? इक्विपार्टीशन, बराबर बंटवारा. ये लॉ कह रहा है कि कोई भी गैस आइडियल यदि है टी टेम्परेचर पे, तो उसके 1 मोल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होगा RT by 2. तो बताइए यदि n मोल होगा तो nRT by 2, और यदि f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो n इंटू f इंटू RT by 2, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए RT by 2, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए. ये तो कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं. यहां पर ये डाटा कहां से याद रखूं सर? अरे भाई ये तो दे दिया गया है, इन्हें याद रखिए. ये तो अपने पास लॉ से आया हुआ रिजल्ट है. ये लॉ क्या कहता है? सर इस लॉ को डिराइव भी करोगे? अरे किसी बंदे ने बड़ी मेहनत से डिराइव कर लिया है, हम तो मजे लेंगे इस लॉ के. क्या कह रहा है ये कि कोई भी गैस यदि 1 मोल के टी टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होगा RT by 2, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 RT by 2, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3 RT by 2, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5 RT by 2. चलो हमें बताओ कि यदि एक डब्बे में गैस है, तो आइडियल गैस की जब हम बात करते हैं तो आइडियल गैस में क्या इंटरेक्शन होता है आपस में? तो आपस में कोई लगाव नहीं है मॉलिक्यूलों का, तो इनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है.
यहां पर यदि मैं कहता हूं कि टेम्परेचर है T, नंबर ऑफ मोल है N और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है F, तो इनके पास एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी इसको कहते हैं RT/2 तो हो गया 1 मोल के लिए, N मोल के लिए nRT/2 और F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F NF/RT। और ये जो एनर्जी है इसी एनर्जी को आप कहते हो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी NF/RT/2। और ये इंटरनल एनर्जी जो है इसके लिए सिंबल है कैपिटल U, NF/RT/2। और यदि D ऑपरेटर ऑपरेट करोगे तो बाकी तो कांस्टेंट है NF/R/2, तो D किसके साथ आएगा? T के साथ। तो ये du का वैल्यू हम कहां तक ले जाकर देख रहे हैं पहुंच गया? NF/RT/2। और ध्यान रखिएगा कि यहां जो एनर्जी की बात की जा रही है ये सारे एनर्जी जो हैं ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, नो इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हेंस पोटेंशियल एनर्जी 0। जो भी एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक। तो काइनेटिक का मतलब कौन सा? या तो ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या टोटल। अब बताना यहां कौन सा एनर्जी लिखा है हमने? तो यहां पर है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आप कहोगे कि सर मैं यदि केवल ट्रांसलेशनल की बात करना चाहता हूं तो F के बदले 3 रख दो यार, गैस कोई भी होगा 3RT/2, N मोल के लिए N × 3RT/2। यदि कोई कहता है कि रोटेशनल मुझे चाहिए और वो भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो रोटेशनल एनर्जी में F क्या लिखोगे? 0। तो रोटेशनल एनर्जी वहां है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? यदि ऑक्सीजन के लिए पूछे, O2 गैस के लिए पूछे, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है कितना? 2। तो उसके लिए हमें यदि एनर्जी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? F के बदले 2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए 2RT/2। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ये है 1 मोल के लिए। यदि 1 मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, और यदि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो पिछले पेज पे चल के मैं ये बता रहा हूं कि आपके पास जो आ रहा है ये एनर्जी RT/2, ये तो मोल के लिए है, फॉर each molecule, for each degree of freedom, degree of freedom, each degree of freedom। ये जो एनर्जी हो जाएगा ये हो जाएगा, R को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, T/2, ये हो जाएगा KT/2। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यदि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हो तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K में बदल जाता है। तो वही एनर्जी का वैल्यू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच मॉलिक्यूल वो हो जाएगा KT/2। तो आपको जब भी लिखना होगा एनर्जी R बाय एवोगैड्रो नंबर T/2, तो ये KT/2। ध्यान रखिएगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को लेकर के जब लिखा गया है तो वो पर मोल नहीं है, पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। और यदि R लेकर के लिखा गया है तो वो पर मॉलिक्यूल नहीं होगा, पर मोल है। क्या ये अंतर ध्यान रहेगा कि K स्मॉल k मतलब पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, और कैपिटल K R
मीन्स पर मोल की बात कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा इंटरनल एनर्जी का चेंज वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा? जीरो। अब जाओ दूसरी क्लास। यदि इंटरनल एनर्जी के चेंज की बात करते हैं तो वो होगा जीरो। किसमें? आइसोथर्मल में। अच्छा, साइक्लिक में क्या होगा? इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर एक जैसा, वो भी जीरो। कैसे पता चला सर? अरे इनिशियल और फाइनल तो सेम ना, रास्ते पर ये निर्भर नहीं करता। dq और dw पाथ पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन du इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। डू नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, प्रोसेस कोई भी हो। ठीक है, ये मेंशन कर लीजिए अपने अपने कॉपी पे। dq एंड dw डिपेंड ऑन प्रोसेस, dq एंड dw डिपेंड ऑन प्रोसेस, but du do not depends on process, but du do not depend on process or path. It depends. हाँ बोलो सर, इसमें के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हाँ, स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और Na है एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। du depends on initial and final temperature only. du depends on initial and final temperature. और आप स्टार मार्क देके और नीचे लिख दे सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस du 0, फॉर साइक्लिक प्रोसेस du 0। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट में du लिखने के एक और तरीके का हम लोग यूज कर लेंगे, जो आगे चल करके आता है nF/2R dt को nCV dt और nR/γ-1 dt। ये दो तरह से और लिखना हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं n को, और जहां ये हो जाता है CP/CV रेशियो इनका, या du ये भी लिखा जाता है। इसके बारे में अगले टर्न में चर्चा करेंगे।